दो बड़ी चीज़ें हो गई थी भारत में, बड़ा एक परिवर्तन आया था। एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था 1885 ईस्वी में, और 1883-84 में एलवर्ड बिल विवाद बड़े पैमाने पे आ गया था, जिसमें अधिकारों को लेकर के भारतीय न्यायाधीश जो थे उन्होंने अपने अधिकारों की बात कही थी, और उन अधिकारों को लेकर के अंग्रेजों में और भारतीयों के मध्य में एक तरह से कहिए थोड़ी सी खींचतान हुई। यानी कि एक प्रेजेंस देखने को मिला वहाँ पर कि अधिकारों को लेकर के भारतीयों में सजगता दिखी। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उससे क्या हो गया कि भारतीयों की एक ऐसा भारतीयों को एक मंच ऐसा मिल गया कि जिसके माध्यम से अपनी बातों को क्या करते थे, रख पाते। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ डिमांड भी करनी शुरू कर दी भारतीयों को लेकर के कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए मतलब मीन्स भारतीयों के हितों में कुछ बात होनी चाहिए, भारतीयों को कुछ और छूट मिलनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक सदस्य और उसकी वृद्धि की गई थी, यानी 6 सदस्यों की वृद्धि मतलब हो गए थे। और उसमें से जो निर्वाचित होकर के नहीं आते थे, नामित होते थे, उन सदस्यों की संख्या 6 से 12 थी। और जो 1892 के अधिनियम में क्या कर दी गई, उनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई। समझ में आ रही बात? तो ये जो सदस्य संख्या है 10 से 16 वाली सदस्य की संख्या के बारे में जो कह रहा है, ये 1892 में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ कि जिसमें संख्या जो है वो पहले जो 12 की संख्या हुआ करती थी, है ना, अब वो 16 की कर दी गई। समझ रहे हैं ना? सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई। 16 में से जो सदस्यों की संख्या थी उनमें से इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो अंग्रेज जो कर्मचारी अधिकारी हुआ करते थे, अंग्रेज जो हुआ करते थे, जो इस सभा में नियुक्त किए जाते थे, यानी गवर्नर जनरल की परिषद के बाद की एक कार्यकारिणी हुआ करती थी। 2 कार्यकारिणियाँ हुआ करती थी। एक तो गवर्नर जनरल अपने 6 सदस्यों के साथ एक कार्यकारिणी देखता था। ये एक गवर्निंग बॉडी थी, मेन गवर्निंग बॉडी, चूँकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपका समाप्त हो गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा था? यही गवर्निंग बॉडी कर रही थी आपकी। कौन? गवर्नर जनरल और उसकी 6 सदस्यीय जो परिषद थी। ठीक है, अब उसमें भारतीयों की भी सहभागिता उसमें ऐड की जा रही है। अब ये जो पहले 1862 के जो अधिनियम के तहत जो किए गए थे, उसमें सदस्यों की संख्या 6 से क्या कर दी गई थी, 12 की गई थी। यानी 6 से 12, मतलब अधिकतम 12 हो सकते थे, मिनिमम 6 था। इसके बाद में आप सदस्यों की संख्या जो क्या कर दी गई, वो 10 से 16 कर दी गई, 16 सदस्य कर दी गए, 16 सदस्य। तो यही जो 16 सदस्य थे, इनमें से सदस्यों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक वे सदस्य जो अंग्रेज कर्मचारी हुआ करते थे, जिनको सभा में रखा जाता था। दूसरे वे कर्मचारी हुआ करते थे जो भारतीय हुआ करते थे, है ना। अब यही भारतीय जो कर्मचारी होंगे, जो नियुक्त करके आएंगे, यही एक तरह से कहिए कि जो नगर पालिकाएँ हैं, विश्वविद्यालय आयोग हैं, इनके मेंबर्स उनको बनाए जाएंगे। और ये अपनी बातों को रखेंगे उस परिषद के सम्मुख। गवर्नर जनरल की जो 6 सदस्यीय परिषद है उसके सम्मुख अपनी बात को रखेंगे कि भाई देखिए ऐसा कर लेते तो ठीक हो जाता। बजट पे भी इसी अधिनियम के तहत बजट पे भी बहस करने की उनको थोड़ी पावर दे दी जाएगी कि भाई आप अपनी बात रख सकते हो कि भाई एजुकेशन पे थोड़ा और खर्च कर दीजिए। मतलब एक तरह से कहिए कि यहाँ पर एक ऐसी संरचना डेवलप हो रही है भारतीयों की, जो अपनी बातों को उन तक कह सकते हैं। एक मंच उनको मिल रहा है, एक ऐसी जगह मिल रही है कि उनके सदस्य नियुक्त होकर के आए और वो सदस्य अपनी राय रख सकते हैं कि भाई ऐसा करो। यानी कि एक तरह से कहिए मंत्रिमंडलीय सिस्टम डेवलप हो रहा है। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? कि यहाँ पर एक ऐसी परिषद का गठन हो रहा है कि भारतीय सदस्य जहाँ पर अपनी बातों को अभी कहने की सिर्फ परमिशन दी जा रही है कि आप अपनी बात को कहो। मानना ना मानना गवर्नर जनरल की परिषद के ऊपर डिपेंड था, वो ना माने आपकी बात को, वो अलग डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कह ले रहे हो, ये होगा। धीरे धीरे यही चीज़ें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। आगे के दौर में जब और अधिनियम को आप देखेंगे तो वहाँ पर यही चीज़ें मजबूत होती चली जाएंगी। अब अपनी बातों को और प्रखरता से रख पाएंगे और फिर उस पर कुछ चीज़ों के लिए बाध्य किया जाएगा उनको कि वो मानेंगे। धीरे धीरे इनको मतलब एक तरह से ये सुविधाएँ मिलती चली जाएंगी, धीरे धीरे सुविधाएं मिलती जाएंगी। और एक दौर ऐसा भी आएगा बच्चों कि आज के दौर में क्या है, आज की जो हमारी कार्यपालिका है, आज के दौर की अगर वर्तमान समय की कार्यपालिका देखें तो जो हमारी कैबिनेट कहती है, यानी पार्लियामेंट में जो बात होती है, यानी लोकसभा में एक तरह से कहिए जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के हमारी संसद का गठन करते हैं,
ठीक है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो राज्यसभा, जब हमको कोई बहुमत की जरूरत पड़ती है तो हम राज्यसभा की बात करते हैं, कोई विधेयक हमको पास कराना हो, कोई बिल हमारा हो, तो फिर हमको राज्यसभा की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारी कैबिनेट फैसले किस पे आधार पर करती है, लोकसभा में जो सत्ता पक्ष का जो व्यक्ति होता है और उसकी जो एक छोटी सी कार्यकारिणी यानी कि 15% की जो एक मंत्री परिषद होती है, वही सारे निर्णय लेती है। उन निर्णयों को वो राष्ट्रपति के सम्मुख रखती है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं, फाइनली आगे काम चलता है। उसी तरह से ये आज की संरचना में है कि जो हमारी कैबिनेट जो कह देती है वो फाइनली नियम बन जाता है, वही करती है ना। क्योंकि देखिए जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा में बहुमत से प्राप्त स्थिति में पहुंचने के बाद वो मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसका मतलब माना जाता है कि मंत्रिपरिषद जो कह रही है तो जिस बहुमत के आधार पर वो पहुंची है यानी उतने लोग उस बात से सहमत है, तो तुरंत नियम बन जाता है। लेकिन पहले क्या था, पहले केवल बात रखनी पड़ती। जैसे आज की डेट में विपक्ष क्या कहेगा, सत्ता पक्ष जब कोई शासन में कार्य करता है तो विपक्ष क्या कहता है, अपनी बात तो रखता है ना। कोई बिल ऐसे सत्ता पक्ष वाले लाते हैं तो कहते हैं भाई देखो जरा चर्चा कर लो इस पर, तो चर्चा करने के लिए आते हैं, चाहे वो उसको वॉकआउट करें या बिल को स्वीकृति दे दें किसी चीज़ को लेकर के, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ता अगर सरकार बहुमत में है। यही स्थिति सेम वहाँ पर तब थी जो आज जहाँ केंद्र सरकार की जो स्थिति होती है, जो सत्ता पक्ष की सरकार होती है, वही स्थिति वहाँ पर उस समय अंग्रेजों की जो परिषद थी गवर्नर जनरल की। यानी कहने का मतलब है उस परिषद में भारतीयों को एंट्री मिलती है और उन क्षेत्रों में मिलती है कि चूंकि उस समय जो बौद्धिक वर्ग है वो काफ़ी सक्षम हो रहा था, पढ़ लिख करके काफ़ी एडवांस हो रहा था, भारतीय अपने हितों को के बारे में काफ़ी सजग हो रहे थे। ऊपर से क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी महारानी उसके माध्यम से कहना चाह रही थी कि अब ठीक है, आप लोगों का शासन है और बिल्कुल अच्छे से शासन आपका चलेगा और हम आप लोगों के साथ हैं और हम कोऑपरेट करेंगे। तो एक ऐसा एक कल्चर देखते देखते बनता चला गया कि भारतीयों की बात सुनी जाने लगी और फिर उसके बाद में पहले सुनी जाएगी, फिर सुने जाने के बाद फिर मानी जाएगी। फिर एक दौर ऐसा आएगा जब आज़ाद हो जाएंगे हम, तो फिर हमारी ही बात सुनी जाएगी और हमारी ही बात मानी जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। जैसे जो पहले आज की डेट में आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हमारे हैं, वही आप गवर्नर जनरल को समझिए पहले। तो अभी क्या राष्ट्रपति महोदय क्या है कि जो कैबिनेट फैसले लेती है राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि जो राष्ट्रपति की आज महोदय की जो शक्तियाँ मतलब एक तरह से कहिए कि सारा मंत्रिमंडल पे डिपेंड कर दी गई है। पहले मंत्रिमंडल डिपेंड करता था गवर्नर जनरल के ऊपर, समझ रहे हैं बात को। तो यही थोड़ा सा स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है और इसमें कुछ कई बोर्डों के गठन होंगे, चीज़ें होंगी, पर नोट डाउन करते हैं, उसके बाद बात आगे होते रहेंगे। चलिए, हम लोगों ने शाही उपाधि अधिनियम 1876 आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1892 हो रहा था। इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स शायद मेंशन भी किए हैं। कहाँ तक कांग्रेस की स्थापना की गई, एलवर्ट विवाद 1883 में एलवर्ट विवाद 83 में एलवर्ट विवाद आया था। ठीक है, विवाद हुआ। क्या सेंटेंस क्या लिखा है आप लोगों ने, करेक्ट करिएगा थोड़ा सा। सेंटेंस यही लिखा है डायरेक्टली जी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और एलवर्ट विवाद 1883 में हुआ। इसके पश्चात, उसी में आगे लिख लीजिए, इसके पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में, प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। जिसके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम को पारित किया गया। मांग स्वरूप इस अधिनियम को लाया गया या प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जब डिमांड होगी तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगी भाई। जैसे भारतीय क्या रहते हैं, दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो छूटेगा। उसमें क्या होगा कि ये हो रही है क्या, भारतीयों की बात सुनी जा रही है। इसके पहले क्या भारतीयों को सुना ही नहीं जाता था। यहाँ से आप देख रहे हैं भारतीयों को सुना जा रहा है। अब जब सुना जाएगा तभी तो माना जाएगा। पहले हम आपसे कह दें कि आप कोई सवाल नहीं पुटअप करेंगे तो फिर तो खत्म हो गया ना सारी बात। अब हम पहले जब कहेंगे कि आप ठीक है पूछ सकते हैं कुछ प्रश्नों को, तो जब प्रश्न पूछेंगे हो सकता है कुछ सार्थक प्रश्न जब आएंगे तो जवाब भी यहाँ से देना पड़ेगा ना।
तो वही परमिशन दी जा रही है, भारतीयों को परमिशन दी जा रही है कि अपनी बातों को रखिए, और जब बातों को रखेंगे तो आगे के एक्ट्स में उनको परमिशन दी जाएगी, फिर मानने के लिए बाध्य भी किया जाएगा। कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर भारतीयों की राय से ही काम होंगे, जिससे कि उनको प्रशासन में और दिक्कतें ना आए, तो टोटली भारतीयों की बात मानी जाएगी और भारतीयों को इससे अपनापन दिखने लगेगा धीरे धीरे। यही दौर आगे के एक्ट्स में आप देखेंगे, गांधी जी वगैरह क्या करते थे, वो यही करते थे कि सुनते थे, वो मानते थे कि ठीक है व्यवस्था है तो वो सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट पूर्ण रूप से नहीं हो रही, लेकिन आगे करेंगे। अगर हम अहिंसा मतलब जो है हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो एक ना एक दिन अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा। और फाइनली हुआ भी ऐसे, परिस्थितियाँ कुछ चेंज होती गई और सभी लोग अंग्रेज भी मारते मारते थक गए, परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसे हो गई, विश्व स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिसके कारण से अंग्रेजों को भी हार माननी पड़ी और गांधी जी की एक तरह से फाइनली जीत होती है और परिणाम स्वरूप हम लोग आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। आज़ादी से जो भी चाहे वो कह सकते हैं अपनी स्वेच्छा। अब तो लोकतंत्र इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि एक एक व्यक्ति को, इसके बाद में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट, कुछ ऐसे राइट्स आपको मिले हुए हैं जो केवल इंडिविजुअल व्यक्तियों को, आप लोगों के लिए है, पूर्ण रूप से आपके लिए है। कुछ फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के लिए है, यानी सरकार को कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप देखेंगे कि मतलब कौन सा व्यक्ति का राइट है फंडामेंटल राइट में और कौन सा राज्य का है। उस समय क्या होता है, कोई राइट वगैरह नहीं हुआ करता था, वहाँ पर सीधे एक रूल होता था और उसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क होता था। जैसे कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आज देखेंगे तो जो पुलिस मैनुअल है, वर्तमान समय में जो पुलिस मैनुअल आप देखते हैं, पुलिस मैनुअल अंग्रेजों के समय का ही मैनुअल आज भी जारी होता है। तो वहाँ पर मतलब कुछ सुनने की बात नहीं होती। आज वहाँ पर आज भी अगर जो पुलिस के कर्मचारी हैं जो छुट्टी लेते हैं उसमें इसी बात का मेंशन करते हैं, उसी मैनुअल के आधार पर। मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि वो मैनुअल उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी उनको छुट्टी की परमिशन इस रूप में नहीं दी जाती है कि मतलब हमें छुट्टी मिले। वो अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम परेशान हैं, इस स्थिति में हमको इस कार्ड से हमको ये आवश्यकता है, आने में अनुपस्थिति थोड़ी सी मतलब एक तरह से असहमति होती है तो उस कार्ड से हमको छुट्टी मिलती है। तो पुलिस मैनुअल में भी कई सारे ऐसे नियम हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के आज भी चले आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी। परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किए गए। अब इसमें क्या क्या किया गया था, चलिए इसमें नोट करिए। पॉइंट वाइज निम्नलिखित प्रबंध किए गए थे। पॉइंट 1 है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त अब केंद्र की व्यवस्थापिका सभा जो है वह गवर्नर जनरल और 6 सदस्यीय उसकी परिषद है, ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि जब आप ध्यान रखें तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को नोटिस करेंगे कि 6 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल, ओके। सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या, नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 16 निश्चित की गई या निर्धारित की गई। अधिकतम 16 निर्धारित की गई या निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इसका मीन समझ रहे हैं बच्चों, वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक समझिए कि जैसे 6 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद और गवर्नर जनरल, इसके अलावा दूसरी बॉडी 16 सदस्यों की। 16 सदस्यों में 2 तरह के सदस्य। पहले सदस्य आपके जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते थे, यानी कि सरकारी अंग्रेज होते थे एक तरह से कहिए, वो 6 सदस्य हुआ करते थे। और 10 मस्ट कर दिया गया कि 10 सदस्य को आप जो निर्वाचित करेंगे, यानी चुन करके वो एक तरह से कहिए डिप्यूट करेंगे, जो भारतीय होंगे। निर्वाचन नहीं हो रहा है यहाँ पर, सीधे नियुक्त किया जा रहा है, ले लिया जा रहा है, लेकिन वो भारतीय होंगे, यानी कि भारतीयों की प्रेजेंस हो गई वहाँ पे 10 सदस्यों की। अब वो 10 सदस्य होंगे तो क्या करेंगे, अपनी बात को रखेंगे ना वहाँ पे, तो ये बात हो रही है यहाँ पे। 16 में से 10 सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, अगला पॉइंट है, आरंभ किया गया। यह इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, यह इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मुंबई यानी कि बंबई तथा मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य तथा बंगाल में अधिकतम 20 सदस्य तथा या और कर सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत में सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई, 15 निर्धारित की गई। ये प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य जो है बच्चों ना, प्रांतों की अलग अलग प्रांतों में अलग अलग गवर्नर हैं। जैसे एक तो गवर्नर जनरल है, ठीक है, इसके अलावा हर प्रांत में गवर्नर है ना, तो गवर्नर की जो प्रांतों के गवर्नर हैं उनकी परिषद में सदस्यों की संख्या, यानी कि हर राज्य में, एक तरह से आप इसको समझे वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो राज्य में यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नगर पालिका के या विश्वविद्यालय कोई है वहाँ पर मान लो, तो वहाँ पर वो जो सदस्य है वो अपनी बातों को वहाँ रखेंगे। अब ये क्या करेंगे, कुछ थोड़े बहुत सुधार के लिए, यानी कि एक परंपरा का एक इस तरह से निकल के आ रही है कि जिसमें उनकी बातें सुनी जा रही है। समझ में आ रही है मेरे ख्याल से बात। तो वही सदस्यों की संख्या बता रहा है कि किस जगह कहाँ पर कितने। तो पूछ सकता है यहाँ पर कि 1892 के अधिनियम में कि बंगाल में प्रांतीय जो सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी थी, तो आपको याद करना पड़ेगा, 20 बताना पड़ेगा। पूछ लेगा उत्तर पश्चिम प्रांत में क्या था, कूट में दे देगा तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा उसको। तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे। उत्तर पश्चिम प्रांत में यह संख्या 15 निर्धारित की गई या निश्चित की गई। आगे लिखिए उसी में प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य अब कहाँ से चुने जाते थे, पूछेगा अगर क्वेश्चन की ये जो गैर सरकारी सदस्य आते कहाँ से थे, किनको नियुक्त किया जाता था, तो वो चीजें आप उसमें नोट करिए। नगरपालिका, जिला बोर्ड, कामा लगाते हुए नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। यानी ये सारे सदस्य क्या होते थे, मनोनीत होते थे। अब ये जो परिषद होगी इनके अधिकारों में वृद्धि करेंगे। जैसे बजट आएगा, बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी जाएगी, बजट पर ये चर्चा करेंगे, मानना ना मानना अभी नहीं इनके पास पावर है। इसके बाद वाले बजट पर पूरा प्रश्न पूछने की भी परमिशन हो जाएगी। जैसे आपने पूछा कि भाई मान लो हम हैं विश्वविद्यालय में हैं, तो ये विश्वविद्यालय में खस्ता हालत है मान लो, तो हम प्रतिनिधि के रूप में गए, हमने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, विश्वविद्यालय के लिए थोड़ा बिजली की, पानी की या इस तरह की मूलभूत विद्यार्थी जो दूर से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा आवास की व्यवस्था की जाए। तो ये बात उनको रख दी गई। अब वो माने ना माने ये उनके ऊपर मैटर होगा। यानी कि अपनी बातों को, अधिकारों को रखने की बात की सुनवाई शुरू हो गई है।
ठीक है। तो ये लोग अपने अपने करेंगे, कुछ लोग नगर पालिका के हितों के बारे में बात करेंगे, जहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए जो नियुक्त हुआ है वो उस संदर्भ में उसकी बात को रखेगा। तो उसी संदर्भ में बजट पर बहस करने की भी बात उसमें आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट है, जिला परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। जिला परिषद के, या जिला नहीं, सॉरी इसको हटा दीजिए, परिषद के अधिकारों में, जिला परिषद नहीं है, ये परिषद जो भी है, देखिए प्रांतीय परिषद अगर देखेंगे तो और केंद्रीय परिषद है तो दोनों परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई, ठीक है। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया या नहीं था। मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न मतलब समझ रहे हैं? अनुपूरक प्रश्न कोई बता पाएगा बच्चा? अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे अनुपूरक प्रश्न वह प्रश्न कहलाता है कि जो प्रश्न पे भी प्रश्न कर लिया जाए। जैसे अगर आपने अपनी बात को रखा, जैसे मान लो ये भारतीय बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई देखिए ये बजट इतना हो जाता तो ठीक रहता, तो आपने जवाब दे दिया, जो अंग्रेज उसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने जवाब दिया कि भाई गवर्नर जनरल की परिषद से किसी मेंबर ने जवाब दिया कि भाई ठीक है, जो उसके लिए नियुक्त हैं उन्होंने कहा कि ठीक है ये बजट पे हम विचार करेंगे, या हम कर रहे हैं, या हमने ये किया है, कुछ भी वो जवाब दे सकते हैं। तो आप मान लो क्या करेंगे, तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे नहीं सकते कि कब करेंगे, कितना करेंगे, यानी क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। उन्होंने आपने जो पूछा उसका उन्होंने जवाब दे दिया, आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब वो चाहे जवाब आपको इस संतुष्टि भर का ना भी हो, ये होता है अनुपूरक प्रश्न पूछना कि आपको क्रॉस क्वेश्चन अगर करने, तो ये क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं थी। केवल एक बार आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, जवाब मिल गया, संतुष्ट हो जाएगा, है ना, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, तो ये अधिकार नहीं था। आगे चले बच्चों, इस प्रकार 1892 का यह अधिनियम का यह अधिनियम 1861 के अधिनियम से 1861 के अधिनियम से अधिक गतिशील था या प्रगतिशील था, अधिक गतिशील था यद्यपि उस समय मीन्स 1861 से लेकर के 1892 के मध्य की बात कर रहा है, ठीक है। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, सरकारी बहुमत रखा गया था। सरकारी बहुमत कैसे था बच्चों? देखिए 6 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद के और प्लस जैसे 16 सदस्य टोटल थे, अभी मैंने आपको बताया 16 में से 10 भारतीय थे, यानी 6 और सदस्य अंग्रेजी थे और 6 वो परिषद वाले, तो 12 सदस्य हो गए ना, तो बहुमत उन्हीं का था ना। तो अंग्रेज और ऊपर से गवर्नर जनरल को ले लेंगे, या अगर प्रांतों की बात कर लें तो वहाँ का गवर्नर ले लेंगे, तो वैसे भी 13 मेंबर हो गए उनके, तो वो संख्या में अधिक थे। और चूंकि भारतीय कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कि हर तरह से भारतीयों में जो आज दिखता है राष्ट्रीयता की भावना, उस रूप में नहीं थे। वहाँ से में राजा रजवाड़े रियासतें हुआ करती थी, तो वो भी एक तरह से कहीं एक खुल करके अपनी बातों को नहीं रख पाते, क्योंकि वे जो अधिकारी जो कर्मचारी भारतीय नियुक्त किए जाते थे, किन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे? उन्हीं के द्वारा। निर्वाचित होकर के तो आते नहीं थे कि निर्वाचित होकर के आगे कि अंग्रेज मेरा कुछ कर नहीं सकते। तो जब ये स्थिति रहेगी तो आप फेवर में बात करेंगे ना, बस उतनी ही आज़ादी की बात करेंगे कि जितना कि मतलब उनको बुरा ना लगे, ठीक है। तो ये सेंस यहाँ पे है बच्चों, देखिएगा। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के
भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई थी, जैसे प्रश्न पूछने वाला सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई थी, जैसे कि अभी आपने देखा 1892 में को प्रश्न पूछ सकते थे। परिषद के अधिकारों में या सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि हुई थी। और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट न कर सके। उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट नहीं कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा। यहाँ तक का तो एक्ट हो गया कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारतीयों में आप देख रहे हैं कि जितने भी अधिकार अंग्रेज देते जा रहे हैं, भारतीयों में और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो भारतीयों को इससे क्या होगा, अंग्रेजों को क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस महसूस होगा और वो कुछ और षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे कि ये तो बड़े जागरूक होते चले जा रहे हैं, सब लोग अपने अधिकारों की बात ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जल्दी के ही दौर में कि ये आज़ादी की भी मांग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये अपनी परिस्थितियों में उलझे रहें और उस परिस्थिति को उलझाने के लिए क्या करेंगे, ये जैसे 1892 का अधिनियम देखा जिसमें से ये देने के बाद में भी उनको इतना राइट मिलने के बाद में भी क्या हो रहा है, उनके अंदर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रही, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और जिज्ञासा बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, बांटो और राज करो, वोट डालो और राज करो। तो बांटोगे, किसको बांटोगे, भारत पाकिस्तान का भावना था नहीं अभी बांटने का, ये तो बाद में वो समझेंगे कि भारत पाकिस्तान भी बन जाएगा। अभी इन्हीं लोगों में बांटो, यानी लड़का लड़की में बांट दो। जैसे यहाँ पर संख्या अगर देख लीजिए तो यहाँ बांट दोगे तो थोड़ा सा आपस में डिस्प्यूट चलेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो कोई ऐसा पीछे की बेंच टूटी हुई है और वहाँ पर कह दिया जाए कि नहीं लड़के उधर ही बैठेंगे, गर्ल्स यहाँ बैठेंगे, वहाँ कोई डेस्क ही नहीं है, मतलब टेबल ही नहीं है, तो अब डिस्प्यूट एज खड़ा हो जाएगा कि मतलब विवाद का एक आधार बन गया। सारा पढ़ाई से टेंशन हट करके अब बैठने वाली विवाद हो गया कि हम लिखे कहाँ, एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने ऐसा ही कर दिया इन लोगों को, भारत हिंदू और मुस्लिम को बांटने की व्यवस्था करने लगे। ठीक है, यानी हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग कर रहे हो। तो उसी के दौर में ये क्या करेंगे, 1909 का अधिनियम लेकर के आएंगे। तो हम लोग आगे चल के वही लिखेंगे पार्लियामेंट के सुधार के बारे में। 1909 का अधिनियम लिखिए। का भारत परिषद अधिनियम 1909 ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 लिख सकते हैं या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी को और नाम से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मार्लेन-मिंटो सुधार। देखिए मार्लेन-मिंटो सुधार। अब ये नाम यहाँ पे जो चलेगा, खैर इसके बाद के दो ही, इसके बाद एक ही और आएगा, मार्लेन-मिंटो कोड सुधार, मार्लेन-मिंटो सुधार। यहाँ पर क्या होंगे, अब गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय नाम दे दिया गया है, वायसराय और सचिव यानी कि भारत मंत्री दोनों बैठ करके डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद दोनों के नाम से पहला नाम सचिव महोदय का होगा, चूंकि वो उच्च हैं तो पहला नाम उनका रहेगा और बाद में जो भी वायसराय रहेंगे उस समय के, उनके नाम पीछे जुड़ेंगे। तो मार्ले उस समय क्या थे, भारत मंत्री या भारत सचिव कह सकते हैं, और मिंटो जो थे वो कौन थे,
वायसराय या गवर्नर जनरल, तो इनके दोनों के नाम से अब ये माना जा रहा है। अब इसमें ऐसे शब्दों का यूज करेंगे कि मतलब हम सुधार चाह रहे हैं, समाज में सुधार करेंगे, चीज़ों में बेहतर करेंगे। अंग्रेज इसी बात पर ही शासन करते रहे कि मतलब आप में कमी है, आप अशिक्षित हो, आप अयोग्य हो, आप पीछे हो, ये कह करके ये शासन करते रहे हमेशा। ठीक है, तो वहाँ पर ये देखेंगे सुधार किए जाएंगे कि भारत में सुधार क्या क्या सुधार करेंगे। अभी देखिए इतना सुधार हो जाएगा कि बंटवारे तक की नौबत आ जाएगी, है ना, और उसके बीजारोपण यहीं से हो जाते हैं, है ना, और फिर बढ़ जाएंगे। आज तक लड़ते आ रहे हैं हम लोग, 70 साल हो गए भारत पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ते हैं। जैसे एक राफेल यहाँ आएगा तो वहाँ पर भी क्या F-16 आ जाएगा, वहाँ पे एक और आ जाएगा वहाँ पे। हालांकि F-16 जो आया है अमेरिका ने जो उसको दिया है, उस पर क्या कंडीशन है मालूम है आप लोगों को? उसका उपयोग कभी भारत के विरोध में नहीं करेंगे। और खरीदता हो किसके लिए है? उसकी लड़ाई और किसी से है क्या? चीन से उसकी दोस्ती है, तो वो F-16 का प्रयोग कहाँ करेगा? अब इमेजिन करिए, लोग जिद भी क्या नहीं करते, और उससे अगर जिद सीखनी है किसी चीज़ की तो आपको हमारे भारत का इतिहास ही आपको बता देगा जिद कहाँ तक इस हद तक ले जाती है। मैं कुछ हो नहीं हो, बम जरूर खरीद लेंगे। आप बम खरीद के लाओगे, अवाक्स भारत लेके आया तो वो भी लेके आ गया। मतलब रक्षा बजट पे इतना ज़्यादा वो पैसा खर्च करता है, भारत अपने रक्षा बजट का उतना नहीं इन्वेस्ट करता है जितना पाकिस्तान करता है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी अगर भारत लेके आएगा तो पक्का वो खरीद लेगा, चाहे वो क्या होगा, जो विश्व बैंक से वो पैसे उधार मांग के लाएगा, खस्ता हालत हो जाएगा, लेकिन खरीद लेगा। और विदेशी लोग उसमें, जैसे अमेरिका वगैरह को पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और एकमात्र वही एक राष्ट्र है जो इस्लामिक राष्ट्र है जिसके पास जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो गुस्साता है कि हम बेच देंगे अपनी टेक्नोलॉजी। जैसे हमेशा एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दिया रहता है कि मतलब ज़्यादा कुछ करोगे तो बेच देंगे अपनी टेक्नोलॉजी और भी लोगों को। हाँ नहीं, वो एक अलग विषय है कि गोपनीय तरीके से करना। वो अब इसी बात में जैसे क्या करते हैं कि जैसे कुछ करोगे परमाणु बम फेंक देंगे, जैसे कुछ भी क्या कहता है वो, जैसे भारत में बीच में चल रहा था विस्फोट, तो क्या करते हैं इतने छोटे छोटे बम आए कितने फोड़ेंगे कि मतलब पटाखे फूटेंगे। मतलब वो इस पर कमेंट उसका चल रहा था, परमाणु बम खाने पीने की व्यवस्था नहीं लेकिन बम है, रिवेंज का एक मैटर है कि मतलब कुछ भी व्यवस्था हो जाएगी, मतलब भारत से कुछ भी कर लेंगे। अब इस सिंधु विवाद, अब जल विवाद को देखेंगे कि भारत का क्या है। भारत की जो नदियां हैं, 5 नदियों में से 6 नदियों में से आप 3 नदियों का 80% जल वो यूज करेगा, और 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा। ये सब आगे चल के हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पे आगे बात तो मैंने जिक्र कर दिया। तो उसमें अब उसमें भी भारत पूरा अपने जो 3 नदियों का है उसका पूरा जल यूज नहीं करता है, तो अब यूज करने की मोदी बात कर दी, उसमें हंगामा मच गया, मतलब अभी तक अधिकार नहीं। तो ये सब भारत, इससे अच्छा भारत पाकिस्तान से अच्छा दुश्मनी कहीं आपको पूरे देश में मिलेगी नहीं। अब भाई भारत तो नहीं करना चाहता है दुश्मनी, लेकिन पाकिस्तान हर वो कोई स्टेप ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे भारत का विरोध ना करे, है ना। और जबकि बहुत सारी चीज़ें भारत की उसी के बल पे चलती रहती हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ भी चीज़ें देखेंगे, जैसे भारत कोई चीज़ रोकता है वहाँ हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन वो जिद नहीं छोड़ सकता है, चाहे वो हमारे अटल सर हों, अटल जी हों, चाहे वो चले जाएँ, चाहे मोदी जी हों कहीं और से आ रहे हों, किसी का जन्मदिन हो गले मिलने चले जाएँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं फर्स्टिडियस टाइप के, तो पाकिस्तान भी भारत को लेकर के एकदम फर्स्टिडियस है, उसको कुछ भी हो जाए वो खुश नहीं हो सकता भारत से। ये अभी तक का इतिहास कहता है। आप लोगों की कोई और राय है क्या इससे भिन्न? कभी ऐसा लगा है कि भारत पाकिस्तान, अगर भारत पाकिस्तान एक होते, अगर मिल करके काम कर रहे होते दोनों राष्ट्र, तो चाइना इतना तेज़ी से डेवलप नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग क्या है, उसी में ही सारा चीज़, सारा इन्वेस्टमेंट उसी में लग रहा है। 2 राष्ट्र लोग कभी एक हुआ करते थे भाई भाई, इतना ज़्यादा। अब यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की जो नींव पड़ रही है यहीं से, यानी लगभग करीब में हम मान के चलें 1909 की बात है, तो यानी 110-12 साल पहले की बात की जो एक तरह से कही दुश्मनी की खाई जो बनी, वो बिल्कुल मेंटेन है, और दिन प्रतिदिन उसमें दरारें और बढ़ती ही जा रही हैं, ना कि घटने का। कभी ऐसा कोई ओकेजन नहीं आया कि जिसमें ऐसा लगा हो कि मतलब भारत पाकिस्तान अब एक हो रहे हैं। रोज है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो चीन को दे देगा। मतलब जो हमारी लैंड है, जो पीओके वाला हिस्सा है, वो क्या करता है, चीन को दे देता है, और चीन से दोस्ती कर लेता है। कारण क्या है, क्योंकि वो भारत का दुश्मन है, उसको लगता है कि ये भारत का कुछ कर लेगा। तो ये होती है दुश्मनी। अंग्रेजों ने यही बीज बोया, और अंग्रेज पूरे विश्व पे शासन करते थे, पूरे विश्व पे उनका अधिकार हुआ करता था। तो उसकी थोड़ी साइकोलॉजी को आपको समझना है कि वो पूरे विश्व पे, और उसमें देखेंगे कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राष्ट्रमंडल देश। वो कौन है, कौन से देश थे राष्ट्रमंडल? जितने उसके गुलाम थे, तो उसने क्या कहा कि भाई चाहो तो इसमें आके रहो और चाहो तो ना रहो, मतलब स्वेच्छा पे डिपेंड कर दिया, और हम इसमें ऐसा ऐसा करते रहेंगे। तो चूंकि सब गुलाम रहे तो ऑलमोस्ट कंट्रीज उसे छोड़ के नहीं गए, लेकिन कुछ एक कंट्रीज हैं, उनके नाम बताऊंगा मैं,
कि वो कौन कौन से छोड़ के चले गए। बाकी सबको कहा राष्ट्रमंडल में आप आज़ाद हो रहे हो, ठीक है आप रहो, अगर आप चाहते हो तो आप कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ में आकर के अपना नाम नोट करा लो और हम लोग कुछ अच्छा करते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या रेलवे बनाया, बिल्डिंगें बनाई, अब दे के जा रहे हैं ना, जा रहे हैं तो दे के जा रहे हैं, ले लो अपना यूज करो, है ना, हम अपने लिए करें। तो वो सेंस इसमें दिखाए, कोई भी उपभोग करने वाला व्यक्ति वो इसी सेंस में दिखाता है कि देखो अब तो तुम्हारा ही है ना, सब घर बनवा दिए तो तुम्हारे लिए ही बना के दे दिए। जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो उसमें करते हैं कि फैमिली लोग भी कहते हैं किस लिए किया, तुम्हारे लिए किया। और आप लोग क्या सोचते हो कि गलत टाइम पे किया, पहले दिया होता बाद में दे रहे हो आप, है ना, वो हमारे समय पे दिया होता तो हम उसका बड़ा यूज करके बड़ा विकास कर लिए होते। लेकिन पेरेंट्स जानता है कि क्या पता विकास के बदले डुबाना दे कहीं, तो कम से कम जीवित जब तक है तब तक तो हम अपने अधिकारों में लेकर के कार्य करें। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनती हुई चली जाएंगी आपके भारत के संदर्भ में। बंटवारे की नींव ऐसी पड़ेगी और इसके बाद मॉन्टेविचियन फोर्ट सुधार में तो ऐसा बंटवारा कर देंगे वो लोग कि वहाँ सिख अलग हो जाएगा, जो बोले शो निकाल करके वो अपना काम कर लेंगे अलग से, उनको भी बिल्कुल भारतीयों से बिल्कुल जो काट दिया जाएगा एक तरह से कहिए। यहाँ पर यानी सांप्रदायिकता इस कदर आज भी देखिए सांप्रदायिकता इतनी तनावपूर्ण हो जाती है, जब सांप्रदायिक बात होती है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा होगा इस पर उसके मन में भी वो बात आने लगती है। अभी किसी भी मतलब आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए क्या होता है कि कभी यीशु के फोटो बना दी तो उस पर कुछ विवाद हो गया, और कभी हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी, कभी हिंदू में देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दी, उनकी फोटो को जला दिया और वगैरह कर दिया। इस तरह से आए दिन वहाँ पर क्या हो जाता है, हिंसा बढ़ने लगती है। अभी आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं कि मस्जिद में गए गोलियां चला दी, कुछ लोग गए चर्च में गए गोलियां चला दी। तो ये क्या होता है वहाँ पर, ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा है इसका सृजन होने लगता है। तो दक्षिणपंथी विचारधारा वही कट्टरता वाले लोग कि जो परिवर्तन नहीं चाहते, एक तरह से वो कट्टरता को जो सिस्टम जो परिपाटी चली आ रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में रहो, आधुनिकता कुछ नहीं करने की जरूरत है तुमको। तो ये अब आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, सब पॉलिटी के सेगमेंट में हमारे आएंगे। तो थोड़ा सा इस वाले सेगमेंट को हम लोग नोट करा दें, फिर हम लोग लेक्चरों पे थोड़ा फोकस करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग उसको कॉन्सेप्ट टॉपिक्स आपको बता देंगे हम, और आप उसको अच्छे से तैयार करके थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, किताबें नोट्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं ना, हम लोगों का चर्चाओं का दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है ना। अब टॉपिक जब आएगा तो फिर चर्चा हम लोगों की टॉपिक को लेकर के अच्छे से चलेंगे, आप लोग पढ़ के भी आइएगा। चलिए बेटा चलते हैं इसमें। पार्लियामेंट सुधार का लक्ष्य 1892 के स्पीड के साथ नोट करिए, 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। दोषों को दूर करना था, तो भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह मंशा थी कि ब्रिटिश सरकार या संसद की यह मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का अंत किया जा सकता है। दमन किया जा सकता है या अंत किया जा सकता है। यह अधिनियम सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया।
पूछता है कि भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर, किस समिति की रिपोर्ट पर पेश किया गया था। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये सेंस में यहाँ पे है, और बार मैं लिखा नहीं रहा हूँ। देखिए इसमें टॉपिक में मैंने छोड़ दिया है कि इसका नाम जो था वो सचिव के नाम पर जो है मार्ले और मिंटो वायसराय के नाम पे पड़ा है, तो कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, 60 कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी 16 से 60 कर दी गई। कौन सी सदस्य संख्या भाई? एक जो गवर्नर जनरल की 6 सदस्यीय परिषद उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो हुआ करते थे 1861 के अधिनियम के द्वारा जो बनाया गया था कितना, 6 से 12 सदस्य, यानी 12 सदस्य मान के चलिए, उनको 1892 के अधिनियम में कितना कर दिया गया? 16 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, जिनमें से 10 भारतीय होना मस्ट कर दिया गया। वही सदस्य संख्या जो 16 थी, अब यहाँ पे अधिनियम में कितनी कर दी गई? केंद्र में 60 कर दी गई, यानी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अब एक तरह से कहिए, अभी अपनी बात को रखेंगे और उसमें भी अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो उसमें से आधे से ज्यादा वो अंग्रेज भी हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिस्टम चलेगा बच्चों, नोट करिए। इसमें क्या करते हैं, 16 से 60 कर दी गई। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे, इनमें आधे से अधिक गैर सरकारी सदस्य होते थे, यानी किसका मतलब? भारतीय। गैर सरकारी का मतलब क्या हो गया बच्चों? भारतीय हो गए ना। ओके, आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे, ऐसे इनमें आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे, आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। प्रांतीय विधान परिषदों, अब प्रांतों के बारे में बता रहा है यहाँ पे, प्रांतीय विधान परिषद, ये तो बता दिया आपका केंद्रीय कार्यकारिणी। क्या बताया बच्चों? केंद्रीय कार्यकारिणी। केंद्रीय कार्यकारिणी मतलब मीन्स गवर्नर जनरल की परिषद, और उसकी कार्यकारिणी में जो हो रहा है, जो सेंट्रल शासन को गवर्न कर रही है। अब बताएगा प्रांतों में, यानी मुंबई को बताएगा, मद्रास को बताएगा, इस तरह के जो राज्य हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उसमें। देखिए, प्रांतीय विधान परिषदों बंबई, मद्रास, बंगाल, योग उत्तर प्रदेश, या इसी को संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर गवर्नर की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, ऐसे कह सकते हैं, या परिषद की संख्या, सीधे लिखिए, परिषद की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, 50। समझ में आया बात? ये क्या है? देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, अब प्रांत ले लेते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई प्रांत, तो मुंबई प्रांत में गवर्नर होंगे, गवर्नर की परिषद होगी, उस परिषद के अलावा एक दूसरी वाली परिषद जो कि भारतीय होंगे, उसमें 50 सदस्य होंगे। 50 सदस्यों में आधे सरकारी और आधे गैर सरकारी, तो जो सरकारी होंगे अंग्रेज होंगे और गैर सरकारी होंगे भारतीय होंगे। यहाँ सदस्यों की संख्या भी 50 कर दी गई। और केंद्रीय कार्यकारिणी जो परिषद थी वहां पर कितनी कर दी गई? 60। तो 60 में से 30 भारतीय जाने लगे, और ये जो 30 भारतीय जा रहे हैं, इन्हीं मतलब जो है क्षेत्रों से जा रहे हैं, जैसे विश्वविद्यालय से आप देख रहे थे, जिला बोर्ड है ना, नगर पंचायत है, इनसे जो मेंबर्स जा रहे थे, यही मेंबर्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। समझ आ रही बात ना? तो मेंबर्स की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, यानी भारतीयों की सहभागिता प्रशासन में बढ़ रही है ना, कहने के नाम पे तो बढ़ रही है ना। अब वो माना जाता है नहीं माना जाता है, जैसे आज के डेट में विपक्ष जो है, विपक्ष क्या है, मजबूत स्थिति में नहीं है, तो उसकी बात मोदी जी मानते नहीं है। विपक्ष यही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है, मानते होंगे, लेकिन ये है कि विपक्ष यही कहता है कि मोदी मानते नहीं है, मोदी जी मानते नहीं है, मोदी जी जो मन में आता है मोदी जी कर देते हैं। यही विपक्ष का सशक्त होता। मोदी जी ने क्या किया कि विपक्ष खत्म कर दिया। और लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है क्या? लोकतंत्र के लिए भारत एक बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, लेकिन किसी एक राजनीतिक पार्टी का, किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व होना लोकतंत्र के लिए कहीं बहुत हेल्दी नहीं है, ये स्वास्थ्यवर्धक लोकतंत्र के लिए नहीं है।
क्योंकि वो व्यक्ति अगर डिक्टेटर हो जाए तो, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सही व्यक्ति है, तो सही व्यक्ति अगर उसका ब्रेन वॉश हो जाए तो क्या करेगा? तब तो लोकतंत्र की डिसीजन फिर तो वही हो जाएगा, फिर राजतंत्र वाली स्थिति आ जाएगी आपकी, है ना? तो वो सिस्टम कहीं नहीं। लोकतंत्र के लिए क्या होना, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा सिस्टम ये होना चाहिए कि लोगों के दबाव में, सहमति में, दबाव नहीं सहमति हो। यानी कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोग चुन करके आए हैं तो अच्छे काम में विरोध नहीं करेंगे। और हो सकता है 2-4 लोग आपको पसंद ना करते हो तो वो हो सकता है इंडिविजुअल तौर पे आपका विरोध करते हैं, बाकी कोई सही राय होगी तो कोई भी बच्चा कोई बात कहेगा तो सारे बच्चे के अगर हितों की बात होगी तो सभी सहमति व्यक्त करेंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा हमारे यहाँ ठीक नहीं है कि जिस तरह से एक व्यक्ति के नाम से पूरे चुनाव हो रहे हैं और सब जीत के आ रहे हैं। ये हो सकता है कि हमारे लिए विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक लोकतंत्रीय कंट्री होने के नाते ये व्यवस्था कहीं कहीं बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बढ़ रहा है। जो प्रांत है, मुंबई है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई, यानी 25 जो होंगे वो कौन होंगे? भारतीय सदस्य होंगे। और उसी तरह से जो केंद्रीय कार्यकारिणी उसमें 60 सदस्य हैं तो 30 भारतीय होंगे और 30 जो है अंग्रेजी सदस्य होंगे, है ना? ये चीजें हैं। अब संरचना ये देख रहे हैं, ये संरचना क्यों समझनी जरूरी है? क्योंकि इसके बाद वाले जो दौर में आएंगे वहीं पर अभी आपका सदन का गठन होगा। जैसे आज हमारा जो स्वरूप दिख रहा है लोकसभा और विधानसभा दिखती है, यही स्वरूप आगे मिलने वाला है। ये संरचना भी आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलिए बच्चों। तथा छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या, तथा छोटे प्रांतों के लिए, आगे लिखिए, तथा छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई। मुंबई, मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश से बड़े प्रांत थे तो यहां पर सदस्यों की संख्या 50 थी और जो छोटे प्रांत थे वहां पर सदस्यों की संख्या 30 थी। ठीक है, और केंद्रीय कार्यकारिणी में 60 थी, है ना? ठीक है, आगे बच्चों। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं, अब व्यवस्थापिका सभाएं कहां कहां है बच्चों? राज्यों में भी हैं और केंद्र में भी है। कैसे है? 60 सदस्यीय केंद्र वाली और 50 सदस्यीय, अगर मान लो मुंबई की बात करें तो 50 सदस्यीय प्रांत वाली। तो व्यवस्थापिकाएं क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय। ब्रैकेट में लिखिए, आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिखिए, केंद्रीय तथा प्रांतीय। केंद्र तथा या केंद्रीय या केंद्र तथा प्रांत भी कर सकते हैं, प्रांतीय, ब्रैकेट बंद। के सदस्य 4 प्रकार के होते थे। क्या समझ में आया? यानी कि अब देखिए, समझिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं केंद्र की। केंद्र में मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। ठीक, अब 60 सदस्यों 4 माध्यम से चुन करके आएंगे। ये मैंने केंद्र की बात की और वो 4 माध्यम मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन कौन से 4 माध्यम हैं। कुछ पदेन होंगे, कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ इस तरह से होंगे ना, तो वो आगे होंगे। तो केंद्र में 4 व्यवस्थाओं से आएंगे। फिर राज्यों में अगर चले जाएंगे, राज्य मतलब प्रांत यहाँ पे कहेंगे, तो प्रांतों में भी सदस्यों को 4 माध्यम से लेके जाया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी केंद्रीय परिषद जो 60 सदस्यों वाली परिषद है, या राज्य या कहिए प्रांत कहिए, उसमें जो 50 सदस्यीय है, और छोटे प्रांतों की अगर बात करें जहाँ पे 30 सदस्यीय है, उन 30 सदस्यों की या 50 सदस्यों की या 60 सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी उस पर विषय पे कर रहे हैं हम लोग बात, चर्चा कर रहे हैं। 4 माध्यम थे आने वाले। कौन कौन से माध्यम थे नोट करिए। इसमें क्या लिखा है इसमें कि सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। नंबर 1, 4 प्रकार के होने लगे। नंबर 1 है पदेन सदस्य। कंटिन्यूसली लिख लीजिए सारे सदस्यों के बारे में। पदेन सदस्य। दूसरा है मनोनीत सरकारी अधिकारी। पहला है पदेन सदस्य। दूसरे हैं मनोनीत सरकारी अधिकारी। तीसरे हैं मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी। मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी। और चौथे हैं निर्वाचित सदस्य।
अब देखो पदेन सदस्य जो होते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, ये पदेन सदस्य आप तो इसमें दो चीजें तो आप बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे, जैसे मनोनीत सरकारी सदस्य यानी कि जो अंग्रेज जो यहाँ पर मैंने बताया जो 60 सदस्यों में देखेंगे तो मैंने कहा 50 भारतीय होंगे, 50 अंग्रेज होंगे। तो 50 जो अंग्रेज होंगे वो अंग्रेज कर्मचारी होंगे और 50 उसमें से यानी जो भी संख्या उसका आधा भारतीय होंगे। तो एक कह रहा है कि सरकारी मनोनीत अधिकारी जो होंगे और दूसरा कह रहा है गैर सरकारी यानी कि भारतीय राजा रजवाड़े या पढ़ाई लिखाई में कुछ सक्षम जो प्रोफेसर हैं इस तरह के सदस्यों को उसमें जोड़ा जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि दो माध्यम ये हो गए और तीसरा निर्वाचित कह रहा है। और उसके अलावा उसके पहले जो पदेन सदस्य हैं, तो पदेन सदस्य ये होते हैं कि जो परिषद होती है, गवर्नर जनरल की परिषद, तो गवर्नर जनरल की परिषद में क्या क्या 6 सदस्य के बारे में बताया था मैंने ना। तो उसमें जब कोई सदस्य नियुक्त किया जाता था या कोई गवर्नर जो गवर्नर है गवर्नर की परिषद में कोई सदस्य नियुक्त किया जाता था, तो वहां पर कह रहा है उनकी परिषद में नियुक्त किए गए सदस्यों के बारे में। तो ये 4 तरह के सदस्य जाया करते थे। एग्जाम पूछ सकता है कि कौन से सदस्य आता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन में, तो आप उसको ध्यान रखिए, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। नंबर 1 साधारण, नंबर 2 वर्ग विशेष, एवं विशेष, मतलब तीसरा है विशेष। देखो बेटा चौथा पॉइंट जो आपने लिखा है उसमें लिखा है निर्वाचित सदस्य, है ना। तो निर्वाचित यानी कि उनका इलेक्शन होगा और 1909 से इलेक्शन शुरू हो रहा है। अब इलेक्शन जब शुरू होगा तो उसमें कैटेगरी बांट दी इन्होंने, 3 कैटेगरी। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, एक तो सामान्य कैटेगरी है जिसमें सभी लोग आएंगे, ठीक है। और दूसरा एक कैटेगरी ये है कि जिसमें एक विशेष वर्ग को हाईलाइट कर दिया जाएगा, खासतौर से यहाँ पर सबसे ज़्यादा उस समय जो जनसंख्या में जो रहेगी उसी को ही अंग्रेज उभारना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सिख बहुत बड़ी संख्या में थे नहीं जो हिंदुओं से टकरा सके। टकराव की स्थिति किसकी आती है, जिनके मेंबर्स की संख्या मान लो 3 लड़कियाँ हों और 80% लड़के हों, यहाँ पर 80 लड़के हों, तो कोई मतलब होगा? तो टकराव का कोई मतलब ही नहीं निकल के आएगा। वो तो फिर तो क्या कहने की बात हो। लेकिन अगर संख्या लगभग पैरेलल हो, यानी कि आप लोगों की संख्या किसी की 60 हो किसी की 40 हो, तब ये लगभग बीच की बात एकदम बिल्कुल लगेगा कि भाई आधे बच्चे नहीं सहमत है इस बात से, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। उसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंग्रेज लोग, जो ये जो निर्वाचन की जो व्यवस्था जो 3 कर रहे हैं सिस्टम में, उसमें जो विशेष वर्ग यानी कि एक तो सामान्य वर्ग का होगा, दूसरा एक विशेष वर्ग यानी कि मुस्लिम वर्ग के व्यक्तियों को रख दिया जाएगा। अब उसमें से क्या होगा, जब मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो मुस्लिम वोट भी देगा, तो उनकी क्या होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, इसमें अगर एक सीटें निर्धारित कर, जैसे वर्तमान समय में देखिए क्या होता है, कुछ सीटें जैसे पंचायत के चुनाव आ गए हैं। अब पंचायत के चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ सीटें निर्धारित की गई कि ये सीटें SC की सीटें हो गई हैं, ये सीटें BC की हैं, या ये सीटें जनरल सीटें हैं, अनरिजर्व सीटें, उसको जनरल गई या अनरिजर्व सीटें गई।
जिसपे किसी का रिजर्व नहीं, कोई भी लड़ सकता है वहाँ पर, चाहे वो एससी लड़ना चाहे तो एससी भी लड़ सकता है। लेकिन ये थोड़ी धारणा मानी जाती है कि नहीं, उस पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं लड़ते हैं लोग, क्योंकि अच्छे लोग, गाँव के बड़े लोग, प्रभावशाली लोग होते हैं, तो उनके सम्मुख वो खड़े नहीं होना चाहते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन अगर खड़ा होना चाहे तो कोई रोक भी नहीं है, क्योंकि कोई सरकारी तौर पे कोई रोक देगा ऐसा नहीं है। वो अपने लिहाज और सम्मान में चाहे जो ना करते हो, ना खड़े होते हो, या डर बस या लिहाज बस या जो भी आप उसको शब्द आप देख सकते हैं, अपने IQ के आधार पर आप उसको देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब होता है तो मतदान कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा, मान लो कोई सीट अनरिजर्व है, रिजर्व नहीं है, तो उस पर एक उम्मीदवार BC के खड़े हुए, एक उम्मीदवार SC के खड़े हुए और एक उम्मीदवार उसी सेम कैटेगरी के, यानी कि जनरल कैटेगरी के खड़े हो गए। अब उनको वोट क्या देगा, यही पूरी पब्लिक देगी। मान लो 3 लोग आए तो सारे पब्लिक इसमें है, जो भी कैटेगरी, गांव ही मान लीजिए ग्राम सभा है, ग्राम सभा के सारे लोग वोट देंगे, तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं बटा हुआ ना कि कोई पता चला कि वो सांप्रदायिक यानी मुस्लिम भाई हैं तो वोट नहीं दे सकते, कोई हिंदू भाई हैं वो वोट नहीं दे सकते, कोई सिख भाई बैठे हैं, कोई ईसाई भाई बैठे हैं, तो ये बटा नहीं है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है। लेकिन जब ये निर्धारित कर दिया जाए कि इसी कैंडिडेट पे एक सीट निर्धारित कर दी जाए कि ये सीट है, मान लो मैं मुस्लिम हूँ और मेरे लिए ये निर्धारित कर दिया जाए कि जितने मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे बैठे हुए और वही मुझे वोट करेंगे, तो बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं रह गया ना। फिर मैं क्यों नमस्ते करना जाऊँगा आपसे, उन्हीं को डेट ढूंढ के नमस्ते करूँगा, उन्हीं से बात करूँगा कि भाई तुम्हारे हित की बात करूँगा, आते ही तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊँगा, तुम्हारे लिए सड़कें बनाऊँगा, तुम्हारे लिए घर बनाऊँगा, जो भी हमको डन करना होगा मुझे उनसे करना होगा। बाकी मान लो ये लोग अनरिजर्व वाले हैं उस कैटेगरी, तो हमें इनसे बहुत मतलब नहीं है। हमारी इच्छा होगी हम बोलेंगे, नई इच्छा होगी नहीं बोलेंगे। मीन्स इलेक्शन के लिए हमें इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी सहानुभूति, इनका सहयोग लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो इससे क्या होगा, कटाव होगा। जिसे छात्र संघ के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, सारे लड़के क्या होता है, लड़की लड़कों के पैरों पर लेट जाते हैं, दीदी बहन, उस समय क्या है, सिस्टर्स सभी को बना लेते हैं, सारी मेरी सिस्टर्स हैं और सारे सिस्टर्स की रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है, ऐसा छात्र संघ के नेता लोग करने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इससे लगेगा कि भैया बिल्कुल मेरा सारा यूनिवर्सिटी का सारा कानून भैया करा देंगे ये। तो इस तरह से सहानुभूति, चुनाव जीतने के बाद में आपको 3 बार उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, हो सकता है किसी का काम हो भी जाए, मतलब मीन्स वो रिस्पेक्ट आपकी नहीं रह जाती है इलेक्शन जीतने के बाद। और इलेक्शन से पहले वो जैसे ही मोड़ पर पहुंचेंगे आप, आपका पैर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे लोग। और लड़कों से तो ऐसी दोस्ती बना लेंगे कि जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है आपको, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, तुम्हारा काम कैसे, बाबू को भी जाके डांट आएंगे, भले सेटिंग बात पीछे बनाए रखेंगे कि भाई देखो ऐसा बुरा मत मानना, उस बच्चे के सामने डांटूंगा नहीं तो वोट नहीं देगा मुझे, तो वहाँ पर जाकर के वो अपनी जो भी चीज़ें कर लेंगे। तो ये एक व्यवस्था क्या है, ये कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करता है। मैं बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ कनेक्टिविटी बन रही है। लेकिन अगर ये निर्धारित हो जाए कि किसी जो इलेक्शन होगा वो गर्ल्स के लिए गर्ल्स ही वोट देंगी, तो बॉयज़ से वोट बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। या बॉयज़ गर्ल्स से क्यों बात करेगा, तो अगर मान लो बॉयज़ को कहेंगे बॉयज़ ही वोट देंगे, बॉयज़ ही खड़े होंगे और बॉयज़ ही वोट देंगे, तो लड़कियों से दीदी कहने जाएगा, पैर पकड़ेगा वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका इलेक्शन में कोई रोल ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, आप लोगों के ख्याल से कुछ और है क्या? ये जोड़ने की बात हो रही है ना वहाँ पे, तो यही चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी खाई हो रही है। हिंदू मुस्लिम अब बट रहे हैं, अब एक जो और रहे, अब इनका कल्चर देखिए, ये एक ही गांव में रहते हैं। हमारे यहाँ सभ्यताएं क्या है, वही सभ्यता है ना, उसी गांव में तो सभी लोग रहते हैं भाई। थोड़ा सा विषय मतलब होता है किसी का गांव बीच में, किसी घर उसमें, अब ये कह दिया इनसे कोई मतलब ही नहीं है, चुनाव में मतलब ही नहीं है। तो अभी देखिए क्या स्थिति होती है। अभी ये पंचायत के चुनाव आ गया, हर आदमी के घर जाएगा और अगले दौर में जब चुनाव जीत करके आ जाएंगे तो किसी के घर को मतलब बुलाते भी रह जाएंगे, चले आओ जाओ मेरे घर पे, कुछ डिस्प्यूट है उसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो आएंगे ही नहीं। अभी आकर के पानी भी पियेंगे। बड़े बड़े नेता, राजनेता देखते हैं ना, वो अभी बंगाल का चुनाव है, आप उसमें देख रहे होंगे क्या हो रहा है, सभी लोग अपना परिचय दे रहे हैं, हम हैं क्या। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप चुनाव में देख रहे हैं ना, सब अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं क्या, अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि हम ये हैं। आप ये जानो, इसका मतलब आप इम्प्रेस हो जाओ और मतदान हमको कर दो। और हमारी अगर छवि मतलब जो है एक सांप्रदायिक है, तो हम उसको और धुलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी क्या है, उस समय अभी न्यूज़ चैनलों में आप देखिए तो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है कि हर आप लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदू में हम इस कौम से बिलोंग करते हैं। जैसे ममता दीदी के बारे में भी देख लीजिए, वो अपने आप को बता रही है सैंडल ब्राह्मण है मैं। इसके पहले का क्या बोलता था, ये बोला जाता था कि बंगाल में जो दुर्गा पूजा पंडालों पे मरने वाले उनको उन पे लाठियाँ चलाने वाली ममता दीदी हैं, ऐसा माना जाता था।
है ना, ये परिवर्तन देख रहे हैं ना। तो ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये कि ये संरचना समझ के तथ्य आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें मिलेंगी। आपको समझना है बच्चों कि हमें किस रूप में हम चल रहे हैं, ये ले किस तरफ जा रहे हैं। आज के स्वरूप को समझेंगे तो आप जब भी कोई चीज कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हो क्या है। क्योंकि क्लेवर है, हमको आपका समर्थन चाहिए, हम एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, हमें आपका समर्थन चाहिए क्योंकि आपके इलेक्शन से ही, आपकी वोटिंग से ही हम सरकार बना पाएंगे, हम जीत पाएंगे। तो हमें आपकी मनस्थिति को जानना है। अगर आपकी मनस्थिति कॉस्टिज्म को लेकर के है, संप्रदाय को लेकर के है, तो हम तो वही कहेंगे ना। हम ये तो कहने, हमारे कहने से तो आपके मन की सांप्रदायिकता तो दूर नहीं हो जाएगी। मान लो आप सांप्रदायिक रूप से ग्रसित व्यक्ति हैं सभी लोग, तो हम कहते हैं नहीं सांप्रदायिकता कोई मायने ही नहीं रखती, तो आप सुनेंगे हमारी बात। हम तो जब जीत करके आएंगे तब कहेंगे कि सांप्रदायिकता का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब तक वोट लेना होगा हम तो कहेंगे हिंदुओं की एकता ने ही आज तक राष्ट्र को एक बनाए रखा हुआ है। हिंदू ही है तब राष्ट्र बना हुआ है, अन्यथा भारत हिल जाता। एक स्टेटमेंट मैंने राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते दे दिया। दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेता जो आएंगे वो अपना परिचय देना शुरू करेंगे कि हमारे दादा बाबा से लेकर के 7 पुश्ते तक जो है फौज में मर गए, और आप बात करते हैं सांप्रदायिक उसकी बात करते हैं, तो ये डिबेट चलने लगा। टीवी पे 5 लोग खड़े हो जाएंगे, उस पर वो हल्ला मचना शुरू हो जाएगा। बाकी पब्लिक देख करके उसमें करेगी कि क्या है अपनी ओपिनियन, जो ग्रसित होंगे जिस चीज़ से हम, वो हमारे एक सपोर्टर हो जाए। कुछ लोगों के हम सपोर्टर बनेंगे, कुछ लोगों के विरोधी बनेंगे। वो वहाँ लड़ रहे होंगे, हम यहाँ लड़ेंगे कि बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। संबित पात्रा ने बहुत गजब का जवाब दे दिया इस बात में, लोहे का जवाब इन्होंने जो है हथौड़े से दे दिया, मतलब जो भी इसका जवाब पत्थर से दे दिया। कोई और वीर आ जाएंगे, उन्होंने जवाब दे दिया कुछ जबरदस्त तरीके से, आपका दिल खुश हो जाएगा क्या जवाब सॉलिड दिया है। संबित पात्रा के पास कोई जवाब ही नहीं था, बोल ही नहीं पाए। तो ये एक क्या होगा ना, डिबेट की स्थिति एकदम क्रिएट होती चली जाएगी खड़ी। तो यही चीज़ समझनी है हमको, तो यही चीज़ें सब कर रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं, मैम आ गई, समय कम पड़ जाता है। एक चीज़ और भी है, चलिए नोट कर लीजिए, पता है। तो 3 बातों में हो गया बच्चों। इसमें आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए, तो साथ छोड़ देता हूँ। मुसलमानों के लिए या मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर, रिपीट कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। की नीति अपनाई गई।